Students of class 9th, we are on the chapter of economics, first chapter the story of village पालमपुर। हमने विलेज पालमपुर की स्टोरी जो एक विलेज के बारे में बताया गया है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। पार्ट 1 से 3rd हो चुके थे, पार्ट 4 पे हम लोग आ चुके हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा, पालमपुर के बारे में ओवरव्यू लिया कि पालमपुर विलेज कैसा है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है, हमने ये सीखा था, ये समझा था। वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, हाँ डिस्पेंसरीज हैं, प्राइवेट भी सरकारी भी, स्कूल भी हैं 2, वेल डेवलप्ड रोड है, अच्छे पक्के रोड है, पक्के घर हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, इरिगेशन पहुंचा हुआ है गांव तक, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर घर में है। तो हमने ये सीखा था कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड मतलब कि अच्छा विलेज है ना। अब आपकी बुक में जो हम अच्छा फिर पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने खिलौनों की फैक्ट्री खोली थी मेरे नाम से, है ना। उसमें हमने क्या सीखा था कि क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये हमने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिए ये चीज़ें। पार्ट 4 में आप लोग पेज नंबर 2 पे आ जाइए, फार्मिंग इन पालमपुर टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट में फार्मिंग इन पालमपुर। अब देखिए गांव है पालमपुर तो किसान खेती की बात जरूर होगी। 75% लोग पालमपुर में खेती पे डिपेंड है। ये पूरे भारत के हालात भी ऐसे ही हैं कि खेती पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फार्मर्स की, जो आपका प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंड है पालमपुर विलेज में। ये बात तो ठीक है, सिंपल सी थी। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या है, ये पूरे पालमपुर हो या कोई भी और गांव हो देश का, या हम पूरे इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में ये बात करें तो ये बात हर चीज़ पे अप्लाई होती है, हर जगह पे अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी, देखिए 1950 में हमें आज़ादी मिली। हम जब से बात कर लेते हैं कि 1950 में हमको आज़ादी मिली। हाँ मतलब आज़ादी नहीं मिली 1950 में, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, तब की हम एक डाटा ले लेते हैं। और आज चल रहा है 2020। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ ऐसे ही मैंने डाटा अपनी मर्जी से लिए हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल 1950 में जो भारत की रिक्वायरमेंट है वीट की, गेहूं की, वो एक दिन में 200 किलो थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आप ज़्यादा सीरियस लेना 200 किलो कैसे, लेकिन समझने के लिए आपको फ्रूटफुल होगा। 1950 में हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 200 किलो रोज हम गेहूं खाते थे। उन्नीस 1950 से लेकर 2020 लगभग 70 साल हुए। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी, हमारे जीने का लेवल बढ़ा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। नॉर्मल सी बात है, आबादी बढ़ेगी। जब हम कितने थे आज़ादी के, आज हम लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो 120 करोड़ के पार जनसंख्या है भारत की। तो 1950 से लेकर 2020 के बीच में हमारी डिमांड बढ़ी होगी, 5 गुना बढ़ी होगी, 6 गुना, बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी हर चीज़ की, वीट की, राइस की, यानी ये फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी है पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो कल्टीवेशन में यानी खेती में एरिया बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। वो कैसे आप लोग पता लगाएंगे, ये इससे 120 मिलियन हेक्टेयर खेत यूज हो रहा था 1950 में। कितनी जमीन पे खेती हो रही थी, 120 मिलियन हेक्टेयर्स। कब, 1950 में। और आज जब हम 2010-2011 की बात करते हैं सेंसस के हिसाब से, तो ये मात्र 150 मिलियन तक पहुंचा है। यानी कि 120 से 150, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, 25% का अंतर आया बस। आप नंबर्स पे देखिए, 120 मिलियन हेक्टेयर से 150 मिलियन हेक्टेयर खेत हम यूज़ करने लग गए। अब 120 मिलियन हेक्टेयर तो कब करते थे, 1950 में, और 150 मिलियन हेक्टेयर कब कर रहे हैं, 2010-2011 में, जब तक के डाटाज हम। तो हमारा जो लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो हम जमीन खेती करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करी, नहीं बढ़ाई, वो मात्र 25% बढ़ी। और हमारी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ी होगी, ठीक है, ये डाटा मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं, लेकिन क्या आप मान सकते हैं हमारी डिमांड भी इतनी बढ़ी होगी। बस सोचिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हाइक हो गया। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा तो पॉपुलेशन में हाइक, दूसरा हमारे खान पान के तरीके। पहले गेहूं से सिर्फ रोटी बनती थी, आज क्या नहीं बनता, और हम हर चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो डिमांड हम लोगों की बढ़ती जा रही है, और फार्मिंग के अंदर जो लैंड आ रहा है वो इतना नहीं है, उतना नहीं बढ़ रहा। और अब तो उल्टा हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में मकान बन रहे हैं, प्लॉट कट रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना कि डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे गाँव को शहर बनाते जा रहे हैं, जंगलों को पेड़ काट रहे हैं, फार्मिंग की ज़मीनों को कन्वर्ट कर रहे हैं कमर्शियल यूज़ में, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं वहाँ पे लोगों के रहने के लिए। तो ये चीज़ ठीक है, डेवलपमेंट के जरूरी है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो लोगों को बसाना भी जरूरी है।
लेकिन अगर आप लोग बस गए उन जगहों पे और क्रॉप ही नहीं उग पाए, लोग जिंदा कैसे रहेंगे? अगर आप गेहूं चावल से बेसिक चीज़ें नहीं उगा पाए जिसमें आप चाहते हैं हम सेल्फ सफिशिएंट हों, इतना उगा लें कि खुद भी खा लें पूरी और फिर बाहर भी एक्सपोर्ट कर दें, इसे सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं ना। तो इतना हम सेल्फ सफिशिएंट हो तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो उसके लिए जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे और भी फार्मर्स थे, उन्होंने नए नए तरीके अपनाए। तो उनके बारे में बात आएगी अब वैसे आगे कि क्या तरीके वो अपनाए गए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके उसी लैंड के साथ, क्योंकि लैंड तो नहीं बढ़ सकता, ये तो हमें माननी पड़ेगी। क्या मैं आज लैंड बढ़ा सकता हूँ फार्मिंग का? घटा सकता हूँ, बढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जमीन खेती की है, वो खेती की जमीन जाती जा रही है कमर्शियल यूज में, बिल्डिंगें बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है वहां पे। और कोई ऐसी जमीन, मैंने तो कोई वाक्य नहीं सुना पिछले 10 साल 20 साल में कि इंडस्ट्री थी, गिराई और उसको फार्मिंग में बदल दिया। कभी नहीं होता ऐसा। हाँ, ये जरूर सुना कि फार्मिंग की जमीन को फार्मिंग से पूरी वहां से मुक्त करा, खेती अब वहां नहीं होती, अब वहां इंडस्ट्री है। तो फार्मिंग की जमीनों को इंडस्ट्रीज में यूज करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हमारी जो फार्मिंग लैंड है, जिसमें हम खेती करने लायक जो जगह है, वो इंडस्ट्रीज में, घरों में तब्दील होती जा रही है। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है इंडिया की, उसको फूड ग्रेन कहाँ से देंगे हम? इसलिए आज हम पढ़ते हैं ना 75% लोग डिपेंड है फार्मिंग पे। फिर भी फार्मिंग का जो ठीक है, हमें अनाज हमारे फार्मर्स ही खिला रहे हैं, उनकी वजह से हमारा वजूद है, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट है उनका जितना होना चाहिए था, भाई 75% लोग डिपेंड होना किसे बोलते हैं? अगर 100 जने एक देश में रहते हैं, 75 लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी आना चाहिए था, रिजल्ट भी आना चाहिए था वैसे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो पिछड़ी उनकी वो है, एजुकेटेड नहीं है इतने ज़्यादा, तो यूज़ जो है ट्रेडिशनल मशीनों का कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे गाँव में पानी नहीं पहुँचा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वही पंप वेल वगैरह, उनसे कुएं वगैरह से सिंचाई हो रही है। मशीन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो पंप सेट वगैरह नहीं है, तो पानी फील्ड तक नहीं पहुंच पाता। कैनाल वगैरह नहीं है, तो पानी की कमी होती है। फिर बारिश, मानसून का जुआ है खेती, तो बारिश नहीं हो तो उनके लिए विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। तो ये चीज़ें, तो रिस्क तो उनके साथ है ही सही, और फिर जमीन भी नहीं बढ़ रही, और हम क्या चाहते हैं? प्रोडक्शन तो बढ़ाते रहें। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी तरकीबें निकाली, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग वगैरह, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यही था। हाँ, तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें आप ये चीज बनाएंगे पहले, और नो न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन का मतलब है कोई नई खेती के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही, ना भारत में, ना पालमपुर में, ना किसी और गांव में। और ये डाटा तो सही है वैसे, ये वाले डाटा मैंने आपको समझाने के लिए लिए थे कि 200 किलो 1000 किलो, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खेती के लिए जमीन तो ना के बराबर बढ़ी है इतने सालों में, 60-70 सालों में, और हमारी डिमांड वो तो कंटिन्यू बढ़ रही है। लोग रोज नए पैदा हो रहे हैं, यूजेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो उससे आपसे हमारी डिमांड गेहूं चावल के लिए बढ़ती जा रही है। तो आप लोग नोट करेंगे।